हेलो, वेलकम बैक। केपलर्स लॉ के सेकंड लेक्चर में आपका वेलकम है। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केपलर्स सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, या फिर इसे लॉ ऑफ एरियाज भी कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है केपलर्स लॉ का। ठीक है, सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सेकंड लॉ है हमारा केपलर्स लॉ, द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, या फिर इसे लॉ ऑफ एरियाज भी बोला जाता है। तो ये किस बारे में बात करता है, इसका ये क्या चीज, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मतलब किस चीज के बारे में बात करता है, ये हम जानेंगे। ओके, देखिए मान लीजिए हमारा कोई प्लैनेट है। ठीक है, हमारा कोई प्लैनेट है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, प्लैनेट है और वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। प्लैनेट है और वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट हो रही है प्लैनेट की। तो अगर हम इस प्लैनेट से एक लाइन लें, एक लाइन ड्रॉ करें सन तक। ठीक है, अब हम इस प्लैनेट से क्या करते हैं भाई, हमारा सन है, तो वो जो है सन के ही अराउंड मूव कर रहा होगा, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा सन का, है ना। तो अगर हम उस सन से उस प्लैनेट तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो हम क्या पाते हैं कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को वो पार कर लेता है। ठीक है, तो बस जो हमारा जो सेकंड लॉ है वो इसी बेस पर है। ठीक है, और उसमें ये है कि फिर हम उसकी एरियल वेलोसिटी देखते हैं कि एरियल वेलोसिटी क्या है। तो एरियल वेलोसिटी जो हमारी आती है निकल के, तो एरियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम da/dt यानी कि एरियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड लॉ हमारा यही कहता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब अच्छा ये सेकंड लॉ क्यों दिया गया, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, सेकंड लॉ क्यों दिया गया, हम इस बारे में क्यों बात करते हैं, है ना। तो ये किस वजह से दिया गया था सेकंड लॉ बताता क्या है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सेकंड लॉ ये बताता है। तो देखिए हम ये पाते हैं, ये निकल के आता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी से, और इसलिए ये लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी हमें ये भी बताता है कि मान लीजिए जब हमारा कोई प्लैनेट होता है, तो अगर हम देखें तो हमारा प्लैनेट सन से जितनी दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम होगी, बहुत कम होगी, है ना। और जब कोई प्लैनेट सन के पास होता है, जो है सन के नियरेस्ट पोजीशन पे होता है, सन से नियरेस्ट पोजीशन पे होता है, सन के पास होता है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, मतलब जितना जो हमारा प्लैनेट है, जितना वो सन से दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, और वो अगर प्लैनेट अगर सन के पास होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जो हमारी एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी सेकंड लॉ में जो एरियल वेलोसिटी हमारी वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये एक टर्म है। ठीक है, da/dt जो एरियल वेलोसिटी ये है, ये हमारी कांस्टेंट होती है। और हमने इसके आगे का आपको बेसिक अभी हमने बताया कि बेसिक क्या है। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा केपलर्स लॉ है, इसे हम ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग, इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन sweeps equal area in equal time interval. That is, all the planets are moving in their orbit such as
देयर एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आपको कहा ही था कि जो हमारा कोई प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूवमेंट कर रहा है, तो अगर हम उस प्लैनेट से सन की तरफ एक लाइन ज्वाइन करें, जो सन और प्लैनेट को जो एक लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को क्या कर जाती है, स्वीप्स कर जाती है, पार कर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर हम देखते हैं कि ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट। ठीक है, ऑल जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो एरियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसका जो सेकंड लॉ का स्टेट है वो ये है कि ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स सच एज देयर एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो ये है हमारा सेकंड लॉ, और इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। हम आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देते हैं कि सेकंड लॉ में क्या बताया गया है। तो देखिए गाइज, ये रहा हमारा डायग्राम केपलर्स सेकंड लॉ का। तो इस डायग्राम में देखिए यही दिखाया जा रहा है जो मैंने आपको बताया और जो समझाया। इस डायग्राम में देखिए वही शो हो रहा है। ये हमारा सन है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो प्लैनेट है वो क्या है, सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो वहां से अगर हम एक लाइन ज्वाइन अप करें, ठीक है, यहां से, तो हम क्या देखते हैं कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को कवर कर रहा है, इक्वल एरिया को स्वीप कर जाता है हमारा प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन P2Q दी गई है, ये यहाँ M2N है, एंड ये हमारा सन है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और इस एंगल को जो है डेल्टा थीटा लिया गया है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, R है। तो ये डायग्राम हमारा शो करता है केपलर्स सेकंड लॉ को, द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए हम डायग्राम बना के तो जरूर आएंगे, एग्जाम में आ जाए या फिर हमें लिखना हो तो हम डायग्राम बना के इसका जरूर आएंगे। डायग्राम बनाएंगे एंड देन फिर उसका स्टेट लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारा सेकंड लॉ कंप्लीट होगा। ओके, ये रहा हमारा सेकंड लॉ, ये इसका सेकंड लॉ का स्टेट है, एंड देन उसका डायग्राम आता है। तो डायग्राम हमारा ये रहेगा सेकंड लॉ का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड लॉ हो जाता है, एंड स्टेट के साथ ये हमारा डायग्राम है। अच्छा, हमारा कंक्लूजन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या निकल कर आ रहा है। हम केपलर्स लॉ आखिर में हमें बताता क्या है, और मतलब इसके आगे की स्टोरी क्या है केपलर सेकंड लॉ की, वो केपलर सेकंड लॉ क्यों लिया गया, क्यों केपलर सेकंड लॉ को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो केपलर सेकंड लॉ जो हमारा है वो दरअसल ये बताता है कि व्हेन अ प्लैनेट इज एट द फार्देस्ट पोजीशन फ्रॉम द सन, कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई प्लैनेट है वो सन से अगर दूर है, ठीक है, बहुत दूर पर स्थित है, बहुत दूरी पे, बहुत डिस्टेंस पे है हमारा प्लैनेट सन से, तो उसकी अगर हम वेलोसिटी देखें तो उसकी वेलोसिटी जो है क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी मिनिमम। ठीक है, वही बात अगर हम देखें कि जब हमारा कोई प्लैनेट है वो सन से नियरेस्ट पोजीशन में, यानी वो सन के करीब है हमारा जो प्लैनेट, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जो हमारा केपलर्स सेकंड लॉ है, वो सेकंड लॉ हमारा यही चीज को बताता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन जो सेकंड लॉ से निकल कर आता है। इसकी स्टेट, इसका डायग्राम हम आपको आगे समझा चुके हैं, इसकी बेसिक। तो ये रहा हमारा केपलर्स लॉ का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है केपलर्स फर्स्ट लॉ, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप जाके इसे ऊपर की बटन में सजेस्टेड वीडियो में या फिर नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको ये वीडियो वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। तो लेक्चर 2 में इतना ही। और आगे हमारा जो लेक्चर 3 रहेगा वो केपलर्स थर्ड लॉ पे रहेगा, जो कि हमारा है लॉ ऑफ पीरियड, जिसको ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक लॉ, जिसको हम हार्मोनिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। केपलर सेकेंड लॉ से जुड़ी हुई जो जितनी भी प्रॉब्लम है आपको वो दूर हुई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक माय वीडियोस, कमेंट्स और देन सब्सक्राइब and share. Thank you.